हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 4 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज वीडियोज अपलोड करने में थोड़ी सी डिले हो गई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट लेट्स डिस्कस टुडेज आर्टिकल। एंड इससे पहले आपको ही पता है हम लोग एक इम्पोर्टेंट शायरी या कोट डिस्कस करते हैं, एंड आज हम लोग कोट के बजाय शायरी डिस्कस करेंगे जो सुनकर आपका दिल मनमोहित हो उठेगा। सो लेट्स कम टू द शायरी फर्स्ट। आप देख सकते हो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप हमें बताइए कि जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया, जिन्होंने अपने चैलेंजेस को चुनौतियां दी, उसके बाद वो कितने सफल हुए। एंड उन्हीं की जीत होती है जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़कर आगे निकलता है और अल्टीमेटली सफलता प्राप्त करता है। तो कोई आपके जीवन में चुनौती है, उसे एज ए चैलेंज के रूप में आपको देखना है, एंड अल्टीमेटली वो चैलेंज आपका एक फ्यूचर निर्धारित करेगा जो आपको बहुत ही आनंद देगा। सो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 5 आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं। बेसिकली पहला है आपका पोषण स्कीम से लेकर, आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो न्यूट्रिशन की जो स्थिति है वो बेहद ही गड़बड़ है। महिलाएं हों या फिर बच्चे हों, इन सबों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कीम्स लेकर आती हैं सो दैट जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो इन वल्नरेबल सेक्शन को मिले और उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हो। बिकॉज अगर ये अंडर डेवलपमेंट रहेंगे तो आप समझ सकते हो कि जो इनकी पोटेंशियल है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ वर्क, वो हासिल नहीं हो पाएगी, और इसके कारण हमारा जो नेशनल एसेट है दैट इज ह्यूमन एज ए रिसोर्स, वो फुल्ली बेनिफिट हमारे इकोनॉमी को या फिर हमारे सोसाइटी को नहीं कर पाएगा। सो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वेरियस स्कीम लेकर आती हैं। आपको ही पता है, पोषण अभियान हो, मिड डे मील स्कीम हो, अलोंग विथ वेरियस अदर स्कीम, चाहे पैसे ट्रांसफर करने की बात हो, उसमें से आपका एक पोषण स्कीम है, उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन की स्थिति है बच्चों में या फिर जो आपके महिलाओं में, वो ज्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट आपका ये स्कीम चलाती रहती है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट टॉपिक है आपका इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। एंड पॉवर्टी एंड हंगर आपको भी पता होगा कि न्यूट्रिशन से लिंक्ड अप है। आप देख सकते हो अलोंग विथ व्हाट, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है, इससे भी आपका लिंक करता है वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर, स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। तो देख सकते हो एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने अपने रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि जो फंड एलोकेट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के जो फ्लैगशिप स्कीम है होलिस्टिक न्यूट्रिशन देश भर में पूर्ण करने के लिए, दैट इज योर पोषण अभियान, उसके लिए जो फंड एलोकेट किए गए थे उसका प्रॉपर या फिर यूं कह सकते हो अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी फंड एलोकेट हुए उसमें से बहुत ही कम आपका यूटिलाइज हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आउटकम निकल कर आ रहे हैं इस स्कीम से, बिकॉज कोई भी स्कीम चलाई जाती है तो उसका आउटपुट भी तो मॉनिटर किया जाएगा ना, तो आउटपुट भी इनइफेक्टिव रहा है इस स्कीम का। कैसे? तो हम इसको फैक्ट से वैलिडेट करेंगे। आप देख सकते हो जो भी टोटल रिलीज्ड फंड है पोषण अभियान के लिए फ्रॉम द सेंट्रल फंड्स, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 56% ही यूटिलाइज हुए हैं, तो बाकी जो है आपका वो अनयूटिलाइज रहे हैं। तो मेजोरिटी शेयर आप कह सकते हो 46% अनयूटिलाइज होना एक
बहुत गंभीर बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपने फंड को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया है पोषण अभियान के लिए। एक तरफ फंड की क्रंच होती है और यहाँ पर फंड होते हुए भी स्कीम में प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि इन सब स्कीम्स का जो इफेक्टिव है आउटपुट है वो गड़बड़ ही रहेंगी। अन्य क्या की रिकमेंडेशन सजेस्ट किए हैं, लेकिन उससे पहले हम स्कीम के बारे में जानेंगे। जो पोषण अभियान है आपका, बेसिकली इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे हों, प्रेग्नेंट वोमेन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, इनमें न्यूट्रिशनल आउटकम्स को बढ़ाया जाए। न्यूट्रिशनल आउटकम्स बढ़ाने का मतलब यह है कि इनको पोषक तत्व दिए जाए खाने पीने के लिए, सो दैट वेस्टिंग, स्टंटिंग जैसी समस्याएं न उत्पन्न होकर आए। एंड इस अभियान के तहत टारगेट भी रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टंटिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है, अनेमिया है। अनेमिया आपको पता है खून की कमी के कारण होती है। एमंग द यंग चिल्ड्रेन, वोमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड जो आपका लो बर्थ वेट है, लो बर्थ वेट यानी कि वेस्टिंग कहते हैं इसको, उसको 2% से 3% से 2% से रेस्पेक्टिवली पर एनम रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया है। अलोंग विथ बाय 2022 इसके अंतर्गत एक टारगेट ये भी है कि जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग मतलब क्या हुआ, बौनापन, छोटापन, यानी कि एज के अनुसार हाइट का न बढ़ना या न होना, उसको हम स्टंटिंग कहते हैं। तो जो स्टंटिंग के केस है अमंग द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 0 से 6 ईयर्स, उसको 38.4% जो अभी करंट स्थिति में है उसको 25% तक लाना है। ये बाय 2022 अचीव करने होंगे। एंड इन सब के लिए पोषण अभियान आपका कार्य करता है। एंड पोषण 2.0 स्कीम लाई गई थी। पोषण 1.0 के बाद में पोषण 2.0 लाया गया और इसके तहत क्या हुआ कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उसको मर्ज कर दिया गया इस स्कीम के साथ जो न्यूट्रिशन सेक्टर को डील करते थे, सो दैट माल न्यूट्रिशन हॉटस्पॉट्स हैं। माल न्यूट्रिशन हॉटस्पॉट यानी कि वो इलाके जहां पर माल न्यूट्रिशन की समस्याएं काफी ज्यादा है, तो माल न्यूट्रिशन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया जाए एंड जो आपके 112 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ध्यान किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बेसिक एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज एंड जो न्यूट्रिशन हो इन सब में थोड़े पीछे हैं, तो इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा सो दैट ये भी फॉरवर्डिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में आगे बढ़े और इनका भी डेवलपमेंट 1 to 1 हैंड टू हैंड हो सके। तो ये हमने पोषण अभियान के बेसिक के बारे में जाना। की रिकमेंडेशंस क्या है, तो आप देख सकते हो नेशनल न्यूट्रिशन पार्क स्थापित किया जाएगा जो आधारित होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, वहीं पर आपका एक न्यूट्रिशन पार्क है, तो उसी पार्क के आधारित नेशनल न्यूट्रिशन पार्क सेटअप किया जाएगा पूरे देश भर में और इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अवेयरनेस जनरेट की जाएंगी कि आयुर्वेदिक प्लांट्स यूज किए जाए फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपके मैक्सिमम माल न्यूरिश्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां माल न्यूट्रिशन की समस्याएं ज्यादा है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए और वहां पर ज्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज ये जो माल न्यूरिश्ड डिस्ट्रिक्ट है इनको ठीक करना ज्यादा जरूरी है। तो प्रायोरिटी बेसिस पर वर्क किया जाएगा to deal with the problem of malnutrition and along with what malnutrition eradication authority भी establish की जाएंगी, along with vigilant monitoring mechanism को सेटअप किया जाएगा so that जो फूड पैकेट दिए जाते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे खामियां होती हैं। कैसी खामियां, तो जो फूड पैकेट्स प्रेग्नेंट वोमेन या फिर लैक्टेटिंग मदर्स या फिर जो अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रन को दी जाती है अंडर द स्कीम, वो नहीं पहुंच पाती है इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के पास, वो कहीं ना कहीं इंटरमीडियरीज के पास ही रह जाती हैं जो उसको ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से बेचकर वो मुनाफा कमाते हैं और जो बेसिक एम है इस स्कीम का वो हासिल नहीं हो पाता है। एंड नेक्स्ट सजेशन, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जाए इस न्यू पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का। तो नया पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है, उसके तहत आप ट्रैक कर सकते हो कि पोषण स्कीम के तहत क्या टारगेट अचीव हो रहे हैं रियल टाइम बेसिस पे, तो इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो एंड
पोषण अभियान को वॉर फुटिंग के लेवल पर लिया जाए। जब भी हम बात करते हैं वॉर फुटिंग यानी कि आर या पार, कहने का मतलब यह है कि पूरी शिद्दत के साथ इस स्कीम को लागू करनी है, जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा, जनता का कन्वर्जेंस होगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का, सो दैट हमारे देश से माल न्यूट्रिशन की समस्या खत्म हो सके जल्द से जल्द, और जो हमारे रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस, उसके पोटेंशियल को इनहेंस किया जा सके, सो दैट वो अपनी ऊंचाइयां एंड अपने जो कमियां हैं वो दूर कर सके। बिकॉज आपको ही पता है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है तो बच्चे के डेवलपमेंट पर असर होता है, एजुकेशन नहीं सही से पूरी हो पाती है, अंडरस्टैंडिंग वीक होती है। तो इन सब की समस्याओं को दूर करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये हमारे देश के पिलर है एंड पिलर कमजोर होगा तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है या फिर सोसाइटी है या फिर पीस है वो भी प्रभावित होंगी। सो आर्टिकल नंबर 1 हमने डिस्कस किया डिटेल से। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, राज्यसभा फ्लैग्स ऑनलाइन गेमिंग इश्यू। क्या मतलब है? तो आप भी देख रहे होंगे जब से लॉकडाउन हुआ या फिर 5-6 सालों से ये जो ऑनलाइन गेमिंग की परंपरा है काफी ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे हों या बड़े हों, सब कोई कैंडी क्रश एंड अदर क्रश वैसे गेम खेलते हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे उसका आदत लगता जा रहा है। एंड इतना ही नहीं, WHO ने ये जो गेमिंग एडिक्शन है उसको एक मेंटल डिसऑर्डर भी घोषित किया था, अगर आपको याद होगा 2 साल पहले। तो भारत में भी ऐसे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने ध्यान में रखते हुए एक कानून पास कर दिया था, जिसके तहत जो बच्चे होंगे वो 1 सप्ताह में मात्र 3 घंटे ही गेम खेल सकते हैं। एंड भारत में ऐसा कोई कानून फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के जो डिमांड है, जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में भी, तो इनको रेगुलेट करना, इनको मॉनिटर करना ज्यादा जरूरी हो गया है। सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले, तो आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 2 जो है हमारा वो है आपका इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज, एंड इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्सेस आ जाते हैं। तो देख सकते हो जब 0 आवर राज्यसभा में हो रहा था तो इसी दौरान हाईलाइट किया गया कि जो प्री कोविड पीरियड था, यानी कि कोविड-19 आने से पहले जो वीकली टाइम स्पेंड किए जाते थे व्यक्ति के द्वारा मोबाइल गेमिंग के लिए, वो 2.5 घंटे हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन में आप देख सकते हो ये बढ़कर 4 घंटे हो गए। यानी कि ऑन एवरेज 1 सप्ताह में एक व्यक्ति 4 घंटे ऑनलाइन गेमिंग में बिताता है। एंड प्री लॉकडाउन यानी कि प्री कोविड 2.5 घंटे बिताया करते थे। एलोंग विथ व्हाट कंसर्न्स रेज किए गए हैं अबाउट करोड़ ऑफ यंगस्टर्स, वो एडिक्टेड हो रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग से। भरे भरे यूट्यूबर गेम खेलने वाले आ रहे हैं और आप भी देखते रहते होगे, ये सब कहीं ना कहीं एडिक्शन क्रिएट करता है। एंड जब हम बात करते हैं ऑनलाइन गेम्स की, तो ऑनलाइन गेम्स मतलब वैसे गेम्स जो, पहली बात तो ये फिजिकली नहीं वर्चुअली खेली जाती हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया या फिर इंटरनेट पर ही गेम आ जाती हैं, जैसे लूडो, किंग्स, रमी, पोकर, ड्रीम 11, न जाने और कितने कितने गेम आ गए हैं, और पैसे जीतने के लालच में ये व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात देख सकते हो आप, इंडिया की जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो आने वाले 2 साल में यानी कि बाय 2023 वो 15,500 करोड़ होने वाली है। ये आपका ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की तरफ से स्टेटमेंट या डाटा आया है। तो आने वाले समय में गेमिंग का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा, बिकॉज डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है और जितना ज्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन होगा उतनी ज्यादा ये गेमिंग की डिमांड भी बढ़ेंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि बच्चे अब फिजिकल गेम्स के प्रति अब उतना ज्यादा आकर्षित नहीं रहते जितना ऑनलाइन गेमिंग के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। और एक और फैक्ट आप देख लो जो आकर्षित करती है कि भारत सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स भारत में मौजूद हैं। पहले नंबर पर साउथ कोरिया, और ये आपका 2019 सर्वे
का डाटा बताता है बाय द यूएस बेस्ड लाइमलाइट नेटवर्क। एंड अगर हम बात करें गेमिंग डिसऑर्डर की, तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग डिसऑर्डर को मेंटल हेल्थ घोषित कर दिया था 2018 में। एंड WHO के डेफिनेशन के अनुसार कोई व्यक्ति जिसके पास गेमिंग डिसऑर्डर है वो कुछ निशानियां या सिम्टम्स शोकेज करेंगे एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए, तब हम मानेंगे कि वो व्यक्ति गेमिंग डिसऑर्डर से फेस कर रहा है। क्या है आपका ये? तो पहले में आप देख सकते हो लैकिंग कंट्रोल ओवर देयर गेमिंग हैबिट्स, यानी कि जो गेम वो प्ले कर रहे हैं उनका हैबिट बन गया है, अब वो चाहकर भी गेम छोड़ना चाहते हैं, हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रायोरिटाइजिंग गेम ओवर अदर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी। करने के लिए तो बहुत सारे काम है, एजुकेशन है या फिर यूं कह सकते हो कि फिजिकल वर्क है, फिजिकल गेमिंग है, लेकिन सारा का सारा इंटरेस्ट अगर गेमिंग में घुसा रहता है, ऑनलाइन में घुसा रहता है, तो आप समझ सकते हो कि ये भी सिम्टम है गेमिंग डिसऑर्डर का, यानी कि प्रायोरिटाइजिंग गेमिंग ओवर अदर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट सिम्टम, कंटिन्यूइंग गेमिंग डिस्पाइट इट्स नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। पता है कि गेमिंग ज्यादा खेलेंगे तो फिर इससे गेमिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, लेकिन फिर भी खेले जा रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम ही है। एंड गेमिंग डिसऑर्डर से होगा क्या? तो फिजिकल, सोशल, इमोशनल डैमेजेस, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होंगी, एपेटाइटिस, कैरियर्स एंड सोशल लाइफ सब पर असर पड़ता है ना। अभी तक तो रिसर्च चल ही रही है कि और क्या क्या पर असर पड़ेगा, लेकिन यूं कह सकते हो बॉडी और माइंड, खासकर तो माइंड पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। हर चीज की आदत का असर पड़ता है, तो गेमिंग डिसऑर्डर है तो इस पर का भी असर पड़ेगा, ये तो बात तय है। सो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। इन्होंने पेप्सिको का जो आईपीआर था पोटैटो वैरायटी पर, उसको रिवोक कर दिया है। ये इश्यू बेसिकली आपने सुना होगा कि गुजरात के कुछ जो इंडियन फार्मर्स थे उनको पेप्सिको के तरफ से एक HYB सीड दी गई थी कि भाई साहब ये लो सीड और आप इसको ग्रो करो, और ग्रो करने के बाद जो पोटैटो होंगे वो आप हमें दे देना, बिकॉज ये जो आपका सीड था इसमें, या फिर ये जो आपका पोटैटो वैरायटी था इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी कम था, जो बेनिफिशियल होता है स्नैक्स या फिर पोटैटो चिप्स बनाने में। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उसमें साइज का, क्वालिटी का, मॉइस्चर कंटेंट का अंतर आ जाता है, तो एक जो प्रॉपर ब्रांड है एंड प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की वो फुलफिल नहीं हो पाती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया था कि सीड इन्होंने दे दिया था कि आप ग्रो करो। लेकिन जो फार्मर्स थे एक बार जब उन्होंने ग्रो किया तो दोबारा जो निकाले गए जिससे दोबारा रीयूज किया जाएगा उसे, तो फार्मर्स ने दोबारा रीयूज करना चाहा इस पोटैटो वैरायटी सीड को, एंड उसी के बाद ये इश्यू निकल कर आई, बिकॉज पेप्सिको का कहना था कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला सीड है, तो आप बिना मेरे परमिशन के, बिना मुझे रॉयल्टी दिए आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी एक्ट, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना, PPVFRA एक्ट, जिसको 2001 में लाया गया था। इसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि जो ब्रीडर्स हैं जो ग्रो करवाएंगे उनको एक्सक्लूसिव राइट है प्रोड्यूस करने का, सेल करने का, मार्केट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का, जो भी प्रोटेक्टेड वैरायटी हो, चाहे वो पेप्सिको की ही क्यों ना हो। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो हमने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी, उसके बाद हम सिलेबस पर आते हैं। देख सकते हो स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वासी जुडिशियल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली आपको मैंने बेसिक बताया। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो आपका अथॉरिटी है PPVFRA, इन्होंने प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट जो पोटैटो वेराइटी FL 2027 ग्रांट की गई थी पेप्सिको को, वो वापस ले ली गई है।
एंड ये इश्यू कैसे निकल कर आई, तो 2019 में जैसा कि मैंने आपको बताया, पेप्सिको ने कुछ इंडियन फार्मर्स को कोर्ट में लेके गए, वो इंडियन फार्मर्स जो गुजरात से थे, एंड इनका आरोप था कि ये जो FC5 पोटैटो वैरायटी है वो कल्टीवेट कर रहे हैं बिना हमारे परमिशन के, एंड उसके बाद उसको बेच रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इनके प्रोडक्शन को रोकवाने के लिए इनको शू किया गया था पेप्सिको के द्वारा। एंड हमने एक्ट के बारे में तो बात किया ही, लेकिन अब ये जो अथॉरिटी है इन्होंने क्यों रिवोक किया, तो इनका कहना था कि भाई साहब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत होती है, ये जो वैरायटी है आपकी उसमें कमी है, साथ ही साथ जो कंपनी है उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, एंड जो फाइनली है वो ये कि जो ग्रांट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, यानी कि फार्मर के इंटरेस्ट में नहीं है। तो अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो ये 2001 में लाया गया था और इसके तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके इंडियन एग्रीकल्चर में, बिकॉज इंडिया आपको ही पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था 1995 में, एंड उसी के प्रोविजंस जिसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आपका लाया गया था। एंड बट कुछ सर्टेन फीचर्स जो आप नोट डाउन कर सकते हो। पहली बात तो ये कि जो ब्रीडर्स है उनको एक्सक्लूसिव राइट है कि वो प्रोड्यूस करे, सेल करे, मार्केट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे द प्रोटेक्टेड वैरायटी। एंड इवन व्हाट जो रिसर्चर्स है वो किसी भी रजिस्टर्ड वैरायटी के जो सीड हैं वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है रिसर्च एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, इसमें कोई कंपनी रोक नहीं लगाएगी। एंड कोई भी फार्मर जिन्होंने इवॉल्व किया या फिर डेवलप किया नई वैरायटी को, उनको अलाउ है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्रोटेक्शन भी उनको मिलेगा इन लाइक मैनर जो ब्रीडर को मिलता है। एंड जजमेंट जो है वो फार्मर्स के जो सीड फ्रीडम है, फार्मर्स के सीड फ्रीडम का मतलब क्या है कि कोई भी सीड दे हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर वो सीड दोबारा हम उसको यूज करते हैं तो उसको नहीं रोका जाएगा किसी भी कंपनी के द्वारा। तो ये है आपका फार्मर सीड फ्रीडम जो आपका सेक्शन 39 ऑफ द PPV एंड FR एक्ट में मेंशन भी की गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने बेसिक इश्यू के बारे में समझा। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन फॉर इट्स एडॉप्शन इन गवर्नमेंट सिस्टम। तो इससे हम जानेंगे क्या है ये आपका नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन फॉर इट्स एडॉप्टेशन एंड गवर्नमेंट सिस्टम। सिलेबस को पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो ये जो आपका अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, स्पेस, कंप्यूटर इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन सबसे पहले बात आप हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताइए, जो बार बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ है? अगर एक आम भाषा में, आम नागरिक के भाषा में बताएं तो आप ऐसा समझ लो कि आप एक कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जो नेटवर्क है, नेटवर्क यानी कि इधर से भी 50 कंप्यूटर, 60 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन इन कंप्यूटर पर जो भी कनेक्टेड है इस ब्लॉकचेन से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये बेनिफिशियल इसलिए है कि ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाया नहीं जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हैंस गवर्नमेंट भी इसको डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट डिपार्टमेंट में लाने का प्रयास कर रही है और उसी के लिए आपका ये लाया गया है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन फॉर इट्स एडॉप्शन इन गवर्नमेंट सिस्टम। तो अब आपको समझ में आया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने इस स्ट्रेटजी को रिलीज किया जिसका फोकस यही है कि एक ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इवॉल्व किया जाए सो दैट ई गवर्नेंस सर्विसेज जो गवर्नमेंट देना चाहती है उसको प्रोवाइड कर सके। क्या की पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं इस फ्रेमवर्क से? तो पहली बात तो ये कि नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा
एंड ये आपका जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेशनल लेवल पर होगा, हैविंग शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट जो सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट के द्वारा वो एसेस किया जाए लार्ज स्केल पर अलोंग विथ क्रॉस डोमेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एंड दूसरा है आपका क्रिएशन ऑफ ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, यानी कि जो लार्ज स्केल होस्टिंग है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के वो किए जाएंगे नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के ऊपर एंड सर्विस डिलीवरी की जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर ही बताया गया है कि ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स करने के लिए की जा सकती हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए, स्टोर करने के लिए की जा सकती है। तीसरा है आपका ब्लॉकचेन एडवाइजरी काउंसिल डेवलप की जाएंगी, तैयार की जाएंगी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट से भी, एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, इन सबों से होंगी। एंड ये मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के चेयरमैनशिप पर होंगी। एंड इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल सर्विसेज ये भी इंटीग्रेट की जाएंगी, जो भी नेशनल लेवल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ई साइन सर्विसेज है, ई प्रमाण है, डिजी लॉकर है, इन सबको इस टेक्निक से लिंक किया जाएगा। एंड मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फॉर नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क ये फॉलो की जाएंगी, जिसमें CDAC फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स काउंसिल आपने सुना होगा, NICSI फॉर होस्टिंग द नेशनल लेवल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्लॉकचेन एज ए सर्विस के रूप में प्रोवाइड करने के लिए। एंड ब्लॉकचेन के बारे में हमने बताया ये डिजिटल लेजर है ट्रांजेक्शंस का, यानी कि ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करता है जो डुप्लीकेटेड होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। सिंपल से एग्जांपल में हमने आपको बताया था। एंड देख सकते हो रोड मैप फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, तो पास्ट में क्या है एसेस वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट में आप देख सकते हो पायलट डिप्लॉयमेंट्स एंड प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड आइडेंटिफाइंग इवेलुएट एंड इवॉल्व प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। एंड फ्यूचर में क्या है कि अन्य डोमेन्स में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लोज डोमेन एप्लीकेशन, स्केल डिप्लॉयमेंट। ये टर्म याद रखना, क्रॉस डोमेन एप्लीकेशन, ये आपका ब्लॉकचेन का सिग्निफिकेंस है। सो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इन्होंने प्लान किया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होती है भारत में उसको और ज्यादा एरिया और ज्यादा सिटी के लिए एक्सपेंड किया जाए इन द अपकमिंग ईयर। तो सिलेबस में सबसे पहले हम नजर डालेंगे तो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसके अंतर्गत आपका ये कवर होगा। तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ऑन पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट जो 2018 से 2024 तक के लिए है, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भारत के 100 सिटीज में बाय 2024 एक्सपेंड कर दिया जाए। एंड UNDP के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च की गई थी इन पार्टनरशिप विथ हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एमंग अदर, सो दैट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उसको और ज्यादा इंप्रूव करें एंड प्लास्टिक वेस्ट की जो समस्याएं हैं उसको कम किया जाए एंड एनवायरनमेंट को सेफगार्ड किया जाए। एंड इसके तहत होगा क्या, तो कलेक्शन होगा, सेग्रीगेशन होगा, रिसाइकलिंग भी की जाएंगी जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस होंगी। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मूव टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या हुआ कि सर्कल है और ये इकोनॉमी सर्कुलर में काम कर रही है। इसका मतलब जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसका घिसना, पिसना एंड अल्टीमेटली दोबारा उसको फिर से इकोनॉमी में यूटिलाइज करना, फिर से यूटिलाइज करना, फिर से यूटिलाइज करना, है ना। तो ये हो गया आपका सर्कुलर इकोनॉमी। एंड अभी तक 83,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट किया जा चुका है इस स्कीम के तहत। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 5500 सफाई साथी को भी कांटेक्ट करेगा, लिंक करेगा, सो दैट जो वर्कर्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से।
एंड उत्थान जो कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है वो भी लॉन्च की गई थी 9000 सफाई साथी को मदद करने के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम ने कुछ चुनौतियां भी झेली कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, जिसके कारण वेस्ट में काफी ज्यादा इजाफा हुआ, जिसको कह सकते हो आप मेडिसिनल प्लास्टिक वेस्ट। एंड यूएनडीपी जो है नीति आयोग के साथ भी वर्क कर रही है एंड दोनों ने मिलकर हैंडबुक मॉडल तैयार किया है लोकल म्युनिसिपैलिटीज के लिए एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए, जिसके इम्प्लीमेंट करने के बाद जो ये जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। एंड ये जो हैंडबुक है ये बेसिकली कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताता है, पर रिप्रेजेंटिंग एंड डिस्कसिंग द कंपोनेंट ऑफ इंटायर प्लास्टिक वेस्ट वैल्यू चेन की पूरा जो प्लास्टिक वेस्ट का वैल्यू चेन है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताता है। तो आपको याद रखना है एक पॉइंटर के रूप में टारगेट, अगर आपको कंक्लूजन में लिखना है प्लास्टिक वेस्ट पर कोई क्वेश्चन आता है और कंक्लूजन में लिखना है तो आप लिख सकते हो एज पर द यूएनडीपी इट हैज प्लान्ड टू ड्रास्टिकली एक्सपेंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट to over 100 cities by 2024. This highlights the significance of government initiative and other stakeholders in dealing with the plastic pollution in India. तो ये हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया फ्रेंड्स, एंड उसके बाद आपका शॉर्टर न्यूज है, लेकिन एक शॉर्टर न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसर फ्लोरिकन के बारे में। तो देख सकते हो आप ये जो लॉन्गेस्ट इन कंट्री माइग्रेशन रूट लेसर फ्लोरिकन के लिए जो है, यानी कि लेसर फ्लोरिकन जो माइग्रेट करके आते हैं, तो ये माइग्रेटरी बर्ड, तो इसको ट्रैक किया गया पहली बार फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। एंड ये जो लेसर फ्लोरिकन बर्ड्स हैं ये बस्टर्ड ग्रुप से बिलोंग करती हैं, टॉल ग्रासलैंड में मिलती हैं। एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि हेडक्वार्टर्ड है देहरादून में, इन्होंने रिकवरी प्रोग्राम भी लॉन्च की थी इसके लिए। एंड ये राजस्थान में ऑब्जर्व किए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात एंड सब अदर रीजन्स। एंड ये ब्रीड करते हैं मानसून सीजन में एंड बाद में ये डिसअपियर हो जाते हैं विथ देयर चिक्स, यानी कि जो उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल बच्चे होते हैं, टू द अननोन प्लेसेस। एंड आईयूसीएन रेड स्टेटस में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सो फ्रेंड्स, हमने आज के इस डिस्कशन में कंप्लीटली डिस्कस किया, इसके बारे में भी जान लेते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर, तो पीएम ने ग्रीट किया है पीपल ऑफ गोवा को ऑन द डे ऑफ द फीस्ट ऑफ संत फ्रांसिस जेवियर। ये वन ऑफ द फाउंडर्स रहे हैं सोसाइटी ऑफ जीसस के, जो गोवा में 1542 में अराइव हुए थे। पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात करें तो रिलीजियस फिलोसफी, सर्विस ऑफ गॉड एंड ह्यूमन काइंड, स्पिरिट ऑफ हार्मोनी एंड ब्रदरहुड को ये प्रमोट करते थे। और इन्होंने नेटवर्क ऑफ जेस्यूट मिशन सेंटर्स एस्टेब्लिश किया। 3 दिसंबर इनके एनिवर्सरी का दिन होता है संत फ्रांसिस जेवियर डेथ का। एंड एट द बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस चर्च मोर्टर रिमेन्स इनके अभी भी मौजूद है। सो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में इतना ही। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।